Good morning students. Myself योगेश मोरछले, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। आज हम क्लास 12 के कंप्यूटर सब्जेक्ट का पेपर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के फर्स्ट यूनिट्स के डेटाबेस क्यूरी यूजिंग एसक्यूएल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं जो आपको एग्जाम के लिए फायदेकारक होंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एसक्यूएल फंक्शन कि डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल फंक्शन होते कौन कौन से। उसमें सबसे पहला फंक्शन होता है एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन के अंदर सबसे पहला फंक्शन है आपका सम फंक्शन का काम क्या होता है। मान लो हमारे पास एक ईएमपी नाम की एक टेबल है जिसमें अंदर 3 कॉलम है, नेम, सैलरी और सिटी। अब इस टेबल पर हम सबसे पहले इस सम फंक्शन को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्या लिखा हमने, सेलेक्ट सम ब्रैकेट में सैलरी फ्रॉम ईएमपी। मतलब क्या है कि ईएमपी टेबल के अंदर सैलरी नाम की जो फील्ड है उस फील्ड की वैल्यू का क्या करेगा, वो सम करेगा। अब सम कैसे, यहाँ पे सैलरी कितनी दी है, 10,000, 15,000 और 5,000। ये जो नल है उसको छोड़ देगा तो 10, 15 और 5 तो टोटल होता है आपका कितना, 30,000। तो यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले कर देगा 30,000। सेकेंड होता है एवीजी फंक्शन जिसको हम बोलते हैं एवरेज। कि यदि मान लो किसी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉय की यदि सैलरी का मेरे को एवरेज निकालना तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेलेक्ट एवीजी ब्रैकेट में लिख दिया मैंने सैलरी फ्रॉम ईएमपी। मतलब यहाँ पर वो सैलरी नाम की फील्ड का क्या निकालेगा, एवरेज। अब एवरेज कैसे निकालेगा, तो जितनी सैलरी दी है उन सबकी सैलरी का टोटल करेगा। अब टोटल जो है वो कितना है, 30,000 और कितने एम्प्लॉय की सैलरी का टोटल कर रहा है, 3। तो 30,000 को वो 3 से ऑटोमेटिक डिवाइड करेगा और एवरेज सैलरी दे देगा कितनी, 10,000। थर्ड होता है हमारा मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन का यूज किया जाता है कि यदि किसी टेबल में से मेरे को एम्प्लॉय नाम की एक टेबल है उसमें से जितने भी एम्प्लॉय हैं उनमें सबसे मैक्सिमम सैलरी जिस एम्प्लॉय की उसको रिटर्न करना है। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट मैक्स ब्रैकेट में सैलरी फ्रॉम ईएमपी। तो सैलरी नाम की फील्ड में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 15,000। तो आउटपुट आ गया क्या, 15,000। फोर्थ होता है मीन। मीन फंक्शन का काम होता है सबसे छोटी वैल्यू रिटर्न करना। तो हमने लिखा सेलेक्ट मीन ब्रैकेट में सैलरी फ्रॉम ईएमपी। तो ईएमपी टेबल के अंदर सैलरी नाम की फील्ड में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उसको रिटर्न करेगा। तो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है आपकी, 5,000। तो यहाँ पे क्या आउटपुट दे देगा, 5,000। फिफ्थ होता है काउंट। काउंट फंक्शन का यूज किया जाता है कि यदि किसी भी फील्ड की नॉट नल टपल यदि हमें काउंट करना है, इसको नॉट नल टपल यदि काउंट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं काउंट फंक्शन का। अब मैं यहाँ पे किस फील्ड की नॉट नल टपल काउंट कर रहा हूँ, तो सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में लिखा हमने सैलरी। मतलब सैलरी नाम की फील्ड में जो नॉट नल टपल होगी उसी को काउंट करेगा। तो इस सैलरी नाम की फील्ड में नॉट नल कौन सी है, जो नल नहीं है। तो 1, 2 और 3 ये नल है तो इसको काउंट नहीं करेगा, 1, 2 और 3। तो आउटपुट क्या आ गया आपका, 3। सिक्स्थ होता है इसमें लास्ट काउंट स्टार। अब काउंट स्टार और काउंट दोनों में डिफरेंस क्या, काउंट फंक्शन क्या कर रहा था, किसी भी फील्ड की नॉट नल टपल काउंट कर रहा था। और काउंट स्टार क्या करता है, यदि मैं यहां लिख देता सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ईएमपी। तो काउंट स्टार क्या करता है, टेबल की टोटल नंबर ऑफ टपल काउंट करता है। अब टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ टपल कितनी है, 1, 2, 3, 4। तो आउटपुट में क्या आता है यहाँ पर, 4। तो ये था आपका फर्स्ट एग्रीगेट फंक्शन। सेकेंड है आपका सेकेंड फंक्शन आता है आपका स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर सबसे पहला लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर को लोअर केस में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। कैसे, हमने लिखा सेलेक्ट लोअर ब्रैकेट में एक स्ट्रिंग दे दिया हमने ABC फ्रॉम डुअल। डुअल क्या, तो डुअल जो होती है वो यहाँ पे कहलाती है आपकी क्या, सिस्टम टेबल। अब लोअर फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन के अंदर जो हमने स्ट्रिंग दी थी इस स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो आउटपुट क्या आएगा आपका, ABC। सेकंड बी होता है आपका अपर फंक्शन। अपर फंक्शन का काम क्या होता है, स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करना। मान लो यहाँ पर मैं इस लोअर की जगह लिख देता हूँ यदि क्या
अपर। अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग दे दी, स्मॉल में ए और बी सी का में दिया कैपिटल में, तो अपर फंक्शन क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो आउटपुट क्या जाएगा आपका ए बी सी। थर्ड होता आपका इनिट कैप। इनिट कैप फंक्शन क्या करता है कि इस फंक्शन के अंदर हमने जो स्ट्रिंग पास की है उस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड है हर वर्ड का फर्स्ट लेटर अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, मैंने लिखा यहाँ पर सेलेक्ट इनिट कैप ब्रैकेट में स्ट्रिंग दे दी मैंने यहाँ पे, मान लो कंप्यूटर साइंस फ्रॉम 12। तो इनिट कैप फंक्शन क्या करेगा कि इस फंक्शन के अंदर जो हमने स्ट्रिंग दी है, अब इस स्ट्रिंग में कितने वर्ड है, 2, तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो क्या में कन्वर्ट कर देगा अपर केस में। तो आउटपुट क्या जाएगा आपका सी कैपिटल कंप्यूटर, सेकेंड वर्ड का साइंस का एस कैपिटल। तो इस तरह से इनिट कैप फंक्शन क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग दी हुई है उस स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड है हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो अपर केस में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। फोर्थ डी होता है आपका लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग के लेंथ को फाइंड करेगा। कैसे, हमने लिखा सेलेक्ट लेंथ ब्रैकेट में दे दिया हमने ए बी सी फ्रॉम 12। तो क्या लेंथ फंक्शन क्या करेगा, इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करेगा। लेंथ कैसे निकाली जाती है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर रहेंगे वो उसकी लेंथ कहलाएगी। तो यहाँ पे कैरेक्टर कितने हैं, 1 2 3, तो उस केस में आउटपुट आपका कितना दे देगा यहाँ पर 3। और लास्ट फिफ्थ होता है आपका सब एसटीआर। सब एसटीआर मतलब जिसको हम बोलते हैं सब स्ट्रिंग। सब एसटीआर का मतलब होता है कि यदि मान लो हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को यदि हमको रिटर्न करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या का, सब एसटीआर का। कैसे, हमने लिखा यहाँ पे सेलेक्ट सब एसटीआर, स्ट्रिंग दे दिया यहाँ पर हमने कंप्यूटर कॉम। अब जो सब स्ट्रिंग रिटर्न करना है तो वो कहां से रिटर्न करना है, तो मैंने स्टार्टिंग कैरेक्टर दे दिया क्या 4, कि कहां से अलग हो 4 मतलब 1 2 3 4, यहां से क्या होगा अलग होगा। कॉमा, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर मेरे को रिटर्न करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या 3। तो स्टार्टिंग कहां से होगी, 4th कैरेक्टर से हो, कितने कैरेक्टर रिटर्न करेगा 3। तो आउटपुट में क्या आएगा पी यू टी, आउटपुट क्या आएगा आपका पी यू टी फ्रॉम 12। तो सब एसटीआर फंक्शन क्या कर रहा है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग दी है उस स्ट्रिंग में से उस स्ट्रिंग का सब पार्ट यदि रिटर्न करना है तो उसके लिए हम सब एसटीआर फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये सेकंड था आपका कौन सा, स्ट्रिंग फंक्शन। थर्ड होता है आपका न्यूमरिक फंक्शन। न्यूमरिक फंक्शन क्या होता है, तो न्यूमरिक फंक्शन के अंदर सबसे पहला फंक्शन होता है एबीएस। एबीएस फंक्शन क्या कहता है कि एबीएस फंक्शन का काम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करना। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जो नेगेटिव वैल्यू होगी उसको पॉजिटिव में क्या कर देगा, रिटर्न करना। मैंने लिखा सेलेक्ट एबीएस ब्रैकेट में लिख दिया -5 फ्रॉम 12। तो एबीएस फंक्शन क्या करेगा, जो नेगेटिव वैल्यू दी है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। और यदि मान लो यहाँ पे पॉजिटिव होता +5 भी लिखता तो भी आउटपुट में क्या आता 5। सेकंड होता आपका एसक्यूआरटी। एसक्यूआरटी फंक्शन का काम क्या होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट रिटर्न करना। अब हमने लिखा यहाँ पर कि सेलेक्ट एसक्यूआरटी ब्रैकेट में लिख दिया 9 फ्रॉम 12। तो उस केस में वो 9 का स्क्वायर रूट क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है आपका 3। थर्ड मॉड। मॉड फंक्शन के अंदर हम 2 पैरामीटर पास करते हैं m और एक होता है n।
मॉड फंक्शन का काम क्या होता है कि जो हमने फर्स्ट नंबर दिया m, उस फर्स्ट नंबर को हम सेकंड नंबर n से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है उसको हम बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस मतलब मॉड। कैसे, यहाँ लिखा हमने सेलेक्ट मॉड, ब्रैकेट में लिखा मैंने 5, 3 फ्रॉम 12। तो मॉड फंक्शन क्या करेगा, इस फर्स्ट नंबर को 3 से डिवाइड करेगा, और 3 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो कहलाएगा क्या, मॉडुलस। तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 2। 4 पावर फंक्शन, इसके अंदर भी हम दो वैल्यू पास करते हैं। पावर मतलब x रेक्स टू दी पावर n की यदि वैल्यू फाइंड आउट करना है या रिटर्न करना है तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे, पावर। मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट पावर, ब्रैकेट में लिख दिया 5, 3 फ्रॉम ड्यूअल टेबल का ना। अब 5, 3 इसका मतलब क्या हुआ, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 क्या होती है 125। तो उस केस में आउटपुट यहाँ पे क्या दे देगा आपका 125। और लास्ट फिफ्थ होता है आपका राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या करता है, राउंड फंक्शन के अंदर हमने जो भी फ्रैक्शनल नंबर दिया है उस फ्रैक्शनल नंबर को पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक उसको हमको राउंड ऑफ करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कौन सा फंक्शन, राउंड फंक्शन। किस तरह से, हमने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट राउंड, ब्रैकेट में हमने एक फ्रैक्शनल नंबर दिया यहाँ पे मान लो 15.2673, कॉमा लिख दिया हमने 2 फ्रॉम। अब हमारे पास मान लो एक फ्रैक्शनल नंबर दिया है 15.2673। अब इस फ्रैक्शनल नंबर को पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 2। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट कौन सी है, 2 6। अब यहाँ पे चेक करना है कि 6 के बाद वाला जो नंबर है, यदि ये नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है तो इस नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए इसको 1 से बढ़ा देते हैं। तो आउटपुट में क्या आएगा आपका 15.27। और यदि मान लो यहाँ पे 3 होता तो 6 के बाद वाली जो वैल्यू है यहाँ पर 3, वो 3 5 से बड़ी है क्या, नहीं है। तो उस केस में राउंड ऑफ करता तो आंसर क्या आता 15.26। तो आपके 3 अभी फंक्शन हुए, और लास्ट फोर्थ फंक्शन होता है आपका आपका डेट फंक्शन। डेट फंक्शन के अंदर सबसे पहला आता है आपका एड अंडरस्कोर मंथ फंक्शन। एड अंडरस्कोर मंथ फंक्शन का काम क्या होता है कि हमारे पास जो भी गिवन डेट दी हुई है उस डेट में कितने नंबर ऑफ मंथ हमको ऐड करना है। अब जैसे हमने लिखा कि सेलेक्ट एड अंडरस्कोर मंथ, ब्रैकेट में हमने गिवन डेट दे दी यहाँ पे 15 जनवरी 2023, ये हमने गिवन डेट दी। अब इस डेट में हमको कितने नंबर ऑफ मंथ हमको ऐड करना है, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए कितने 3, हमको कितने मंथ ऐड करना है 3। तो उस केस में इस गिवन डेट में 3 मंथ क्या करेगा, ऐड करेगा, और 3 मंथ ऐड करने के बाद की जो डेट होगी उसको रिटर्न कर देगा। तो पहला मंथ ऐड करा तो हुआ आपका कितना 15 फरवरी, दूसरा मंथ ऐड हुआ तो 15 मार्च, और तीसरा मंथ ऐड हुआ तो आपका क्या हुआ 15 अप्रैल। तो उस केस में आउटपुट यहाँ पे कितना रहेगा 15 अप्रैल 2023। सेकेंड मंथ अंडरस्कोर बिटवीन। मंथ अंडरस्कोर बिटवीन फंक्शन का काम क्या होता है, दो डेट के बीच में कितने मंथ का डिफरेंस है उसको रिटर्न करेगा। अब मान लो हमारे पास दिया है कि सेलेक्ट मंथ अंडरस्कोर बिटवीन। अब यहाँ पे मैंने एक डेट दे दिया आपको 15 जनवरी
2023 और एक डेट दे दी है मैंने 15 अक्टूबर 2022। तो मंथ अंडरस्कोर बिटवीन फंक्शन क्या करेगा, इन दो डेट में जितने नंबर ऑफ मंथ का डिफरेंस है उसको रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा, जनवरी 2023 और यहाँ लिखा अक्टूबर 2022, तो कितने मंथ का डिफरेंस है यहाँ पर 3, तो आउटपुट में क्या दे देगा 3। थर्ड, लास्ट अंडरस्कोर डे। लास्ट अंडरस्कोर डे फंक्शन का काम क्या होता है, जो भी हमने गिवन डेट दी है उस मंथ उस डेट में उस मंथ की जो लास्ट डेट होगी उसको रिटर्न करेगा। हमने लिखा सेलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर डे और ब्रैकेट में हमने डेट दे दी यहां पर मान लो 17 फरवरी 2023। तो जो हमने डेट दी वो कौन सी दी, 17 फरवरी 2023। तो 17 फरवरी मंथ की जो लास्ट डेट होगी उसको रिटर्न करेगा। तो 2023 ईयर में फरवरी मंथ की जो लास्ट डेट है वो क्या है आपकी 28 फरवरी 2023। और लास्ट बचा आपका फोर्थ, नेक्स्ट अंडरस्कोर डे। नेक्स्ट अंडरस्कोर डे फंक्शन का काम क्या होता है कि इस फंक्शन के अंदर हम जो भी गिवन डेट देते हैं, मान लो हमने गिवन डेट दे दी नेक्स्ट अंडरस्कोर डे, इसके अंदर हमने गिवन डेट दे दी 17 फरवरी 2023, ये डेट दी। अब मैं चाहता हूं कि 17 फरवरी के बाद जो पहला संडे आ रहा है फरवरी 2023 के बाद जो पहला संडे आ रहा है उस डेट को वो क्या करे, रिटर्न करे। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे, नेक्स्ट अंडरस्कोर डे का। तो 17 फरवरी के बाद जो नेक्स्ट संडे आएगा वो कौन सी डेट को आएगा, तो आउटपुट क्या आएगा 19 फरवरी 2023। तो ये था आपका पहला टॉपिक जिसको हम बोलते हैं एसक्यूएल फंक्शन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसक्यूएल स्टेटमेंट। एसक्यूएल स्टेटमेंट होते क्या है, सबसे पहला होता है DDL जिसको हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज किया जाता है डेटाबेस में किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर को यदि हमें क्या करना हो, क्रिएट करना हो, मॉडिफाई करना हो या डिलीट करना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं DDL का, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी कमांड्स आती है। तो सबसे पहले होता है क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल कमांड का यूज काहे के लिए किया जाता है, डेटाबेस के अंदर यदि हमको एक नई टेबल को बनाना है या क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्रिएट टेबल कमांड का यूज करते हैं। सेकंड होता है अल्टर टेबल। मान लो हमने टेबल कोई पहले से बना लिए, अब उस टेबल के स्ट्रक्चर को यदि क्या करना है, मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या का, अल्टर टेबल कमांड का। थर्ड ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल कमांड का यूज किया जाता है कि डेटाबेस में जो हमने टेबल बनाई है उस टेबल को यदि हमको डेटाबेस से क्या करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं ड्रॉप टेबल। फोर्थ होती है रीनेम। रीनेम कमांड का यूज किया जाता है कि यदि मान लो हमने कोई पहले से टेबल बना लिए, अब उस टेबल के नाम को यदि क्या करना है, चेंज करना है, कि पहले टेबल का नाम था स्टूडेंट, अब उस टेबल का नाम देना है हमें स्टूड, तो टेबल के नाम को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं कौन सी कमांड, रीनेम। सेकंड एसक्यूएल स्टेटमेंट आता है आपका DML जिसको हम बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज किया जाता है कि टेबल के डेटा को यदि हमें रिट्राइव करना है या डिलीट करना हो या नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो या किसी भी टेबल के डेटा में यदि कोई चेंजेस करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या का, DML जिसको हम बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर कौन कौन सी कमांड आती है। तो सबसे पहली कमांड है आपकी इंसर्ट। इंसर्ट कमांड का यूज किया जाता है टेबल के अंदर एक नई रो या एक नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए जो कमांड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इंसर्ट। सेकेंड होता है सेलेक्ट। सेलेक्ट कमांड का यूज किया जाता है कि टेबल में जो डेटा है उस डेटा को यदि हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है या डेटा को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, सेलेक्ट। थर्ड होता है डिलीट। डिलीट कमांड का यूज किया जाता है कि टेबल में यदि हमें एक या एक से ज्यादा रो या रिकॉर्ड को डिलीट करना हो तो हम यूज करेंगे क्या का, डिलीट का।
फोर्थ होती है अपडेट। अपडेट कमांड का यूज किया जाता है कि टेबल में जो पहले से डेटा है उस डेटा में यदि क्या करना है, कोई चेंजेस करना है, तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं कौन सी, अपडेट। थर्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट आता है डीसीएल, जिसको हम बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का यूज किया जाता है कि डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस करने के लिए किसी यूजर को परमिशन प्रोवाइड करना हो या उससे उस परमिशन को वापस लेना हो, तो हम यूज करते हैं डीसीएल, जिसको हम बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंतर्गत दो कमांड आती है। सबसे पहली होती है ग्रांट। ग्रांट कमांड का यूज किया जाता है कि डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस करने के लिए किसी यूजर को परमिशन प्रोवाइड करना हो, तो हम यूज करेंगे कौन सी कमांड, ग्रांट। और सेकंड होती है रिवोक। रिवोक का काम होता है कि मान लो मैंने यूजर वन को कुछ परमिशन दी थी कि आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो, अब उसी यूजर से मेरे को उस परमिशन को क्या करना है, वापस लेना है, तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, रिवोक। थर्ड फोर्थ होता है आपका टीसीएल, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का यूज किया जाता है कि डेटाबेस के अंदर हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, डेटाबेस में हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन को कंट्रोल या मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का, जिसके अंतर्गत दो कमांड आती है। सबसे पहली होती है आपकी कौन सी, कमिट। कमिट कमांड का यूज के लिए किया जाता है कि डेटाबेस के अंदर हमने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं उन ट्रांजैक्शन को डेटाबेस में यदि परमानेंटली आपको सेव करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या का, कमिट का। सेकंड होता है रोलबैक। रोलबैक कमांड का यूज के लिए किया जाता है कि डेटाबेस में हमने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं, अब उस ट्रांजैक्शन को हमको क्या करना है, डिलीट करना है, कि जो हमने ट्रांजैक्शन किए हैं वो ट्रांजैक्शन सेव ना हो, हमको डिलीट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, अब रोलबैक। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका ज्वाइन। ज्वाइन क्या होता है, ज्वाइन का मतलब होता है कि जब हमारे पास दो या दो से अधिक टेबल होती है और उन टेबल के डेटा को यदि हमें क्या करना होता है, ज्वाइन करना होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या का, ज्वाइन का। अब ज्वाइन के भी यहाँ पे अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप्स होता है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन का काम भी वही है, दो टेबल के डेटा को ज्वाइन करेगा, लेकिन इसकी एक कंडीशन कि इनर ज्वाइन क्या करेगा, दो टेबल के डेटा को तभी ज्वाइन करेगा जब दोनों टेबल के अंदर कोई सी एक फील्ड क्या हो, कॉमन हो, और जो फील्ड कॉमन होगी उस फील्ड की दोनों वैल्यू को क्या करेगा, कंपेयर करेगा, जिनकी दोनों वैल्यू क्या होगी, मैच होगी, उसी के रिकॉर्ड को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। सेकेंड होता है आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन भी एक प्रकार से इनर ज्वाइन की तरह होता है, लेकिन आउटर ज्वाइन के जो है वो यहाँ पे तीन अलग अलग टाइप्स है। सबसे पहला क्या होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या करता है कि लेफ्ट टेबल के वो सभी डेटा को सेलेक्ट करेगा जो राइट में हो या ना हो, मतलब हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन जो है वो दोनों टेबल के जो कॉमन डेटा उनको तो सेलेक्ट करेंगे, साथ में लेफ्ट टेबल के सभी डेटा को भी क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। सेकेंड होता है राइट आउटर ज्वाइन। राइट आउटर ज्वाइन क्या करेगा, दोनों टेबल में जो कॉमन डेटा है उसको तो सेलेक्ट करेगा, साथ में राइट टेबल के वो सभी डेटा को सेलेक्ट करेगा जो लेफ्ट में हो चाहे ना हो। थर्ड होता है आपका फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन क्या करता है, दोनों टेबल में जो कॉमन डेटा उसको तो सेलेक्ट करेगा ही, साथ में लेफ्ट और राइट टेबल के डेटा को भी क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। और लास्ट ज्वाइन होता है आपका क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन का काम क्या होता है कि जब हमारे पास कोई दो टेबल दी होती है और उन दो टेबल के बीच में यदि हमको क्रॉस ज्वाइन अप्लाई करना है, तो उसको हम राइट करते हैं कैसे, ए क्रॉस बी से। मान लो एक रिलेशन ए है और एक रिलेशन बी है, अब इन दो के बीच में जब हम क्रॉस ज्वाइन अप्लाई करेंगे तो वो करेगा क्या, फर्स्ट टेबल की हर एक रो का सेकंड टेबल की हर एक रो के साथ क्या कर देगा, प्रोडक्ट कर देगा, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, क्रॉस ज्वाइन। इस यूनिट का हमारा लास्ट फोर्थ टॉपिक आईएमपी जो है वो है आपका क्लॉज, कि एसक्यूएल के अंदर क्लॉजेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला क्लॉज होता है आपका वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज को हम यूज के लिए करते हैं यदि किसी भी टेबल से यदि हमें कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड या रो को यदि सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या का, वेयर क्लॉज का। कैसे, मैंने लिखा कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट टेबल से मैं नेम सेलेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन किनके, तो वेयर सिटी इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, हरदा, तो स्टूडेंट टेबल से केवल उन्हीं स्टूडेंट के नाम सेलेक्ट होंगे जिसकी सिटी क्या होगी, हरदा। सेकेंड क्लॉज होता है आपका डिस्टिंक्ट क्लॉज। डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज के लिए किया जाता है कि यदि किसी भी फील्ड के डुप्लीकेट डेटा को यदि हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या का, डिस्टिंक्ट क्लॉज का। अब मैंने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर सिटी नाम की जो फील्ड है उस फील्ड के अंदर बहुत सारी सिटी के नाम दिए, हो सकता है कि कुछ सिटी क्या हो, रिपीट भी हो रही है, डुप्लीकेट हो, तो डिस्टिंक्ट क्या करेगा, उस सिटी नाम की फील्ड में से डुप्लीकेट वैल्यू को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, हटा देगा। थर्ड क्लॉज होता है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज किया जाता है कि डेटाबेस के अंदर जो हमारा टेबल में जो डेटा है
वो डेटा यदि मान लो अरेंज नहीं है या उसको हमको जब डिस्प्ले करना है तो उसको अरेंज करना है, तो ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज किया जाता है कि टेबल के रिकॉर्ड को यदि हमें शॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करना है तो उसके लिए हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हैं। अब जब हम रिकॉर्ड को अरेंज करेंगे तो दो तरह से कर सकते हैं, एक होता है असेंडिंग और एक होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं कौन सा, ASC, और डिसेंडिंग के लिए हम यूज करते हैं कौन सा, DESC। अब यदि हम कोई स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि हमको असेंडिंग में करना है कि डिसेंडिंग में, तो बाय डिफॉल्ट का हम अरेंज करता है असेंडिंग में, और यदि हमको डिसेंडिंग में करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, डिसेंडिंग। तो कैसे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से मैंने नेम को सेलेक्ट करना, ऑर्डर बाय नेम, लेकिन जो नेम सेलेक्ट होंगे तो उन नेम को एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर, तो मैंने लिख दिया ऑर्डर बाय नेम, तो वो नेम को क्या करेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देगा। यदि मेरे को रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है तो मैं नेम के बाद यहाँ पे क्या लिख देता, DESC, तो वो नेम को क्या कर देता, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देता। फोर्थ क्लॉज होता है आपका ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्लॉज का यूज काहे के लिए किया जाता है कि जब भी हम किसी SQL स्टेटमेंट में कोई एग्रीगेट फंक्शन के साथ किसी फील्ड को यदि क्या करना है, ग्रुप करना। अभी हमने पढ़ा काउंट स्टार जो फंक्शन था वो कौन से फंक्शन में था आपका, एग्रीगेट फंक्शन। तो जितने भी एग्रीगेट फंक्शन होते हैं उनमें से किसी भी एग्रीगेट फंक्शन को यदि किसी फील्ड के साथ क्या करना है, ग्रुप करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं काय का, ग्रुप बाय क्लॉज का। अब जैसे एक एग्जांपल मैंने बोला कि टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर ईच सिटी, मतलब हर सिटी में रहने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने कितने हैं ये मेरे को बताना। तो मैंने लिखा सेलेक्ट सिटी कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय, इस फंक्शन के साथ कौन सी फील्ड ग्रुप हो रही है, सिटी, तो ग्रुप बाय क्या लिख दिया, सिटी। तो इसका आउटपुट कैसे आएगा, तो स्टूडेंट टेबल में से सिटी को सेलेक्ट करेगा, इधर क्या आ गया आपका काउंट स्टार। अब स्टूडेंट टेबल में मान लो पहली सिटी है हरदा, तो वो हरदा को काउंट करेगा कि हरदा कितनी बार आ रहा है, मान लो कितनी बार आ रहा है, 3 बार। इंदौर सिटी कितनी बार आ रही है, 4 बार, 4। भोपाल सिटी कितने बार आ रही है, 2, तो यहाँ पे आएगा क्या, 2। तो हम ग्रुप बाय क्लॉज को यूज काहे के लिए करते हैं कि किसी भी SQL स्टेटमेंट में यदि हमें किसी एग्रीगेट फंक्शन के साथ किसी फील्ड को यदि ग्रुप करना होता है तो उसके लिए हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करते हैं। और लास्ट क्लॉज होता है आपका हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज का यूज भी काहे के लिए किया जाता है, स्पेसिफिक रो या रिकॉर्ड को यदि हमें सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं काय का, हैविंग क्लॉज, तो हैविंग क्लॉज का। अब हैविंग क्लॉज केवल तब यूज किया जाता है कि जब हम किसी SQL स्टेटमेंट में ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करते हैं और उस समय यदि हमें कोई कंडीशन स्पेसिफाई करना होती है तो हम वेयर क्लॉज का यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज जो होता है वो वेयर क्लॉज को सपोर्ट नहीं करता है, तो हम उस वेयर क्लॉज की जगह यूज करेंगे यहाँ पे काय का, हैविंग क्लॉज का। तो क्या लिखा हमने कि सेलेक्ट सिटी कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब मैंने बोला कि स्टूडेंट टेबल में से उन्हीं सिटी को काउंट करना है जिस सिटी में रहने वाले स्टूडेंट की संख्या 2 से ज्यादा है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम, सेलेक्ट सिटी कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सिटी, फील्ड कौन सी फील्ड को ग्रुप कर रहे हैं इस फंक्शन के साथ, सिटी को। कंडीशन देना, तो क्या लिखा, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 2, मतलब जिस सिटी में रहने वाले स्टूडेंट की संख्या 2 से ज्यादा होगी उन्हीं सिटी के नाम और उनको काउंट करेगा। अब मान लो ये हमारी टेबल थी, इसमें हरदा सिटी कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 3 ग्रेटर देन 2 कंडीशन ट्रू है तो इसको डिस्प्ले करेगा। इंदौर कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स, तो 4 ग्रेटर देन 2 कंडीशन ट्रू, इसको भी सेलेक्ट। लेकिन भोपाल कितनी बार आ रहा, 2 बार, तो 2 ग्रेटर देन 2 कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो उस केस में यहाँ पर इस क्यूरी को यदि हम अप्लाई करते हैं तो उस केस में हमारा आउटपुट यह आएगा। तो ये थे आपके 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट फर्स्ट के, जिसमें आपका 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के भी पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका 5 मार्क्स का आता है। थैंक यू।